कि दहशतगर्द कौन है और इनके मकासद क्या है। ये दहशतगर्द जो हमारे दुश्मन ममालिक हिंदुस्तान के साथ मिल गए हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कहें, मिलियन ऑफ डॉलर्स आप कहें, वो उनको मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को अनरेस्ट किया जाए। खड़कोचा के मुकाम पर आप पर कातलाना हमला हुआ। एक तो बिक चुके हैं दुश्मन के हाथ में, उनका नजरिया है कि बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ दे, बलूचिस्तान के लोगों को तालीम से पीछे करे। पश्तून बेल्ट में दहशतगर्दी की इस लहर को आप कैसे देखते हैं। ये बलूचिस्तान के न मालिक है न बलूचिस्तान के वारिस है, बल्कि ये अभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोकल बन चुके हैं। उनका बलूचिस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने जो है दहशतगर्दों को इकट्ठा बिठाया है, चाहे वो TTP की सूरत में है, जमात रहरार की सूरत में है, फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में, इन सब को इकट्ठे बिठाकर इकट्ठे कार्रवाइयाँ करने को कहा गया है। सर कुछ लोग इन्हें नाराज बलोच भी कहते हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहाँ ये मसले दरपेश है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप चंद टक्कों के लिए बिक कर दुश्मन के हाथों अपने मुल्क में एक फसाद पैदा करें और उसको अकूक का नाम दे। ये अकूक की जंग बिल्कुल नहीं है। वही मिसिंग पर्सन्स जिनकी हम तस्वीर देखते हैं, जिनके लिए लोग एहतजाज करते हैं कि ये मिसिंग पर्सन्स है, अगले दिन हम देखते हैं कि वो कोई कार्रवाई करते हैं और मारे जाते हैं, तो उनकी अपनी तंजीमों की पिक्चर्स रिलीज करती है कि ये हमारा बंदा मारा गया है, तो उसी बंदे की तस्वीर आपको मिसिंग पर्सन्स की तस्वीर में भी नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा शहजादी और आप देख रहे हैं बलोचिस्तान फर्स्ट पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउर लांगू साहब मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर इस वक्त पंजगूर और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं और ये वही इलाके हैं जिनमें आप पर कातलाना हमला भी हुआ लास्ट वीक। तो आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्द कौन है और इनके मकासद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह दहशतगर्दी के हवाले से आपको और पूरे पाकिस्तान को पता है कि बलूचिस्तान में एक लहर दौड़ रही है। ये दहशतगर्द कुछ ऐसे बलोच लीडरान हैं, जो लीडरान तो उनको अपनी कह सकते, दहशतगर्द हैं जो हमारे दुश्मन ममालिक हिंदुस्तान के साथ मिल गए हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कहें, मिलियन ऑफ डॉलर्स आप कहें, वो उनको मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को अनरेस्ट किया जाए और बलूचिस्तान के नौजवानों को और बलूचिस्तान के ख़वातीन को एक ऐसे नैरेटिव उनके जहन में डाला जाए, एक ऐसा लासिल जंग में उनको धकेला जाए जिससे बलूचिस्तान और पाकिस्तान मजीद पसमानदा हो जाए। इनमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो 2-3 तंजीमें दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान के हैं, फितनतुल खवारिज के, उनके कोई 60 के करीब ऐसे लीडर्स हैं जो ये सारा फाइनेंशियल फ़ायदा इन ममालिक से लेकर और हमारे जवानों में इस दहशतगर्दी को कन्वर्ट कर रहे हैं। सर खड़कोचा के मुकाम पर आप पर कातलाना हमला हुआ और आज खड़कोचा के मुकाम पर मुकामी मजदूरों को, मकामी तो नहीं, वो सिंध से आए हुए मजदूर थे, लेकिन वो मुआशी तरक्की में बलूचिस्तान का उनका भी किरदार रहता है, उनको भी इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इसके पीछे आपको क्या मंतक दिखती है कि वो लोअर तबका को भी निशाना बनाते हैं, पढ़े लिखे तबका को भी, और आप जैसे लोगों को भी निशाना बनाते हैं। देखिए, वो एक तो बिक चुके हैं दुश्मन के हाथ में। उनका नज़रिया है कि बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ दे, बलूचिस्तान के लोगों को तालीम से पीछे करे और बाहर से जो लोग बलूचिस्तान की तरक्की में आकर अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, उन पर ऐसा एक दहशत वो किया जाए ताकि वो बलूचिस्तान आने से भी कतराए और बलूचिस्तान की तरक्की में भी रुकावट। सर कल सरानान में एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया और उसको धमाके से उड़ाया गया। सरानान वो इलाका है जो कि पश्तून बेल्ट में आता है। पहले ये तासुर और ये बयान यह था कि जो बलोच बेल्ट है उनमें ये BLA जैसी तंजीमें मुतहरिक हैं और क्योंकि बलोच बेल्ट में पसमानदगी है तो पसमानदगी का ये किसी तरह हल निकाल रही हैं। लेकिन पश्तून बेल्ट जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी मुआशी तौर पर अच्छा तबका है और वहाँ पर ताजर बरादरी मौजूद है, ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है, तो पश्तून बेल्ट में ये दहशतगर्दी की लहर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे क्या मकासद आपको दिखते हैं? देखिए, ये इन्होंने नैरेटिव बनाया है कि हम अकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये कोई अकूक की जंग नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम बलूचिस्तान में रहने वाले बलूचिस्तान के वारिस हैं। ये चंद दहशतगर्द जो चंद ठक्कों की खातिर दुश्मन के हाथों बिके हुए हैं, ये बलूचिस्तान के न मालिक हैं न बलूचिस्तान के वारिस हैं, बल्कि ये अभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोकल बन चुके हैं। वहाँ के रहने वाले, उनका बलूचिस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक सराना थाने का उन्होंने कहा, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बलूचिस्तान के हकूक या बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बल्कि दुश्मन के कहने पर
कहने पर पाकिस्तान को अनरेस्ट रखना चाहते हैं। सर, ये पश्तून बेल्ट में दहशत गर्दी की इस लहर को आप कैसे देखते हैं? ये जो इनके जो फादर्स हैं, इनके जो वालिदैन हैं, जो इनसे दहशत गर्दी करा रहे हैं, इन्होंने जो दहशत गर्दों को इकट्ठा बिठाया है, चाहे वो टीटीपी की सूरत में है, जमायतुल अहरार की सूरत में है, फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में, इन सब को बिठाकर इकट्ठे कार्रवाइयाँ करने को कहा गया है कि अगर पश्तून बेल्ट में आप उसकी मदद कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा। बलोच बेल्ट में अगर टीटीपी इन फितनतुल हिंदुस्तान की मदद कर सकता है तो वो उसकी मदद करेगा। मकसद एक ये है कि इनके जो पेरेंट्स है वो एक है, वो इनको मिला के कार्रवाई कराते हैं। कभी उनकी मर्जी है कि कभी पश्तून बेल्ट में करा के उसको बीएलए का नाम दे, बलोच बेल्ट में करा के उसको टीटीपी का नाम दे, वो अपने वालिदैन की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। सर, कुछ लोग इन्हें नाराज बलोच भी कहते हैं। इवन असेंबली में कुछ लोग मौजूद हैं जो उनकी खुल्लम खुल्ला हमायत करते हैं। अख्तर मेंगल साहब का मैं नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि ये हमारे मिलिटेंट्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला कैसे हल होना चाहिए और इन अवाम के नुमाइंदों को या इन लीडर्स को हमें कैसे इनका सदेबाप करना चाहिए? इस्तेसाल की जंग बिल्कुल नहीं। इस्तेसाल पंजाब में भी है, पंजाब में भी ऐसे देहात हैं जहाँ आप जाए जहाँ बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। यही गुर्बत सिंध में भी है, यही गुर्बत जो है आपको केपीके में भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहाँ ये मसले दरपेश है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप चंद टक्कों के लिए बिक कर दुश्मन के हाथों अपने मुल्क में एक फसाद पैदा करें और उसको अकूक का नाम दे। ये अकूक की जंग बिल्कुल नहीं है, ये दुश्मन के हाथ में बिक कर अपने मुल्क को जो है अनरेस्ट करने की जंग है। सर, एक बयानिया फैलाया जाता है कि वसाइल लूटे जा रहे हैं और पसमानदगी है, लोगों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। इस पे आप क्या तज़किया देना चाहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान के वसाइल बलूचिस्तान के लोगों के हैं। अगर कल ग्वादर बनेगा तो उससे बलूचिस्तान के लोगों को ही फायदा होगा। ग्वादर को आप उठा के पंजाब तो नहीं ला सकते हैं। मकसद ये है कि ना ग्वादर बनने देना है, ना सीपैक बनने देना है, ना बलूचिस्तान को के और तरक्याती जो काम है उनको होने देना है, ताकि बलूचिस्तान के जो वारिस, बलूचिस्तान के जो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको आगे जाने से रोकना है, ताकि वो जालत के अंधेरे में रहकर इन दहशतगर्दों के नैरेटिव को सपोर्ट करें। सर, रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस का भी एक बयानिया बनाया जाता है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि असेंबली में अवामी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। जो नए लोग आए हैं वो गोया फॉर्म 47 के तहत आए हैं। आप इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जब भी आप इलेक्शन देखें, जब भी इलेक्शन हुए, किसी ने भी जो शिकस्त खा चुके हैं या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ। ये एक दुनिया में एक ट्रेंड है, जो भी इलेक्शन में हार जाते हैं तो वो एक बयानिया बनाते हैं कि ये इलेक्शन जो है और फॉर्म 47 या प्लान थे। आवाम ने बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने अपने हक की रायदही इस्तेमाल किए और अपने नुमाइंदों को असम्बली तक पहुंचाए, जो उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। सर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आजकल एक नई बाज़गश्त चल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए? क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान की एग्जांपल है तो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल इसी सूबे में हैं, और अगर आप फासले देखें कोयटा से बाकी अजला के तो वो कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके पाकिस्तान के आइन में सब कुछ लिखा हुआ है। आपके पाकिस्तान के आइन में रेफरेंडम का भी ऑप्शन मौजूद, और ये मुल्क बना है एक ख़ास तबके के लिए नहीं बना है, ये अवाम के लिए बना है। जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे, जिस तरह की पाकिस्तान के अवाम की खुशी होगी, उसी के मुताबिक मैं समझता हूँ फैसले होने चाहिए। सर, आपकी रिसेंटली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, उसमें क्या गुफ्तगू हुई और क्या आपको लगता है कि अब वे फॉरवर्ड होना चाहिए बलूचिस्तान में? देखिए, CDF से ने बलूचिस्तान से तकरीबन 200 बंदों को की मुलाकात हुई। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था। जिस तरह CDF को बलूचिस्तान के लोगों ने उनकी जो मरक़े हक़ के हवाले से जो उन्होंने कामयाबी हासिल की और अमेरिका और ईरान की जंग को ख़त्म करने में जो रोल उन्होंने अदा किया, पहले तो सारे बलूचिस्तान के लोगों ने उनको उस पर मुबारकबादी दी। उसके बाद CDF साहब का यही कहना था कि जो लोग हमारे बच्चे हैं, जो
خواتین ہیں یہ جن کو دہشت گردوں نے ورغلا کر اپنے جھوٹے نیریٹو سے لے گئے ہیں. ہمارے لوگوں کے ہمارے نمائندوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے خواتین کو ان دہشت گردوں سے دور رکھیں. اور جس نے بندوق اٹھائی ہے، بندوق کی زور پر پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے، بندوق کی زور پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ بندوق ہی کی زبان میں بات ہوگی. سر آپ نے خواتین کے استحصال کی بات کی. یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اب ریسنٹلی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ 100 فگرز بن گئے سوسائٹی کے، جس طرح خواتین اور ینگسٹرز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین اور ینگسٹرز کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کو کیسے ورگلاتے ہیں؟ ان کا لٹریچر ہے، سوشل میڈیا پریزنس ہے، یہ کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر یہ ان کا حصہ بن جاتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے لوگوں اور بلوچ قوم کو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے معاشرے میں بغیر میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے معاشرے میں بھی خواتین کا ایک اعلیٰ مقام ہے جن کا عزت اور احترام ہر معاشرے میں کیا جاتا ہے. خاص کر بلوچ معاشرے میں خواتین کو چار دیواری سے باہر بھیجنا ایک بہت عجیب اور بہت عجیب بات سمجھی جاتی ہے. میں ان والدین پر حیران ہوں جنہوں نے ہماری کم عمر بچیوں کو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ان کے ساتھ پہاڑوں میں بیچ کر بلوچ جو روایات ہیں، میں سمجھتا ہوں پہلے تو ان بلوچ روایات کو ان والدین نے جو ہے بہت نقصان پہنچایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک مظلوم اس کے طور پر پیش کرنے کی خاطر کہ ہم مظلوم قوم ہیں اور ہمارے ساتھ یہ خواتین بھی اس میں شریک ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، وہ خواتین کو استعمال کر کے پاکستان اور بلوچستان کو بدنام کر کے اور ہمارے بلوچ روایات کو 100 سال مزید انہوں نے پیچھے دھکیل کر ختم کرنے کی کوشش کی ہے. سر، ایک مسنگ پرسنز کا بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو اکثر یہ تنظیمیں اپنے مقاصد اور فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کو ورگلایا جاتا ہے، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ یا تو یہ سیکیورٹی فورسز نے اٹھا لی ہیں، ریاست پہ الزام دہی کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے سنجیدہ مسئلے کا اس طرح استحصال کرنا ان تنظیموں کا کیا حربہ؟ دیکھیں، یہ ایک پروپیگنڈا ان کا ٹول ہے. یہ اس کو دنیا میں جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی وزن ہی نہیں. اس ڈاکومنٹس کو آپ دیکھ لیں جو مطلب سردار اختر مینگل نے ایک ڈاکومنٹ قومی اسمبلی میں جمع کرائی تھی جس میں 15,000 لوگوں کے انہوں نے نام دیے تھے. جب ہم گورنمنٹ نے اس میں کام کیا، کمیشن میں اس میں کام کیا، تو اس میں تقریباً 14,000 بندے ایسے تھے جن کا صرف نام تھا، والد کا نام تھا، نہ ان کا کوئی پتہ تھا، نہ ان کا کوئی ایڈریس تھا، نہ ان کا کوئی شناختی کارڈ تھا. وہ دنیا کو اور گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ سے ہی اتنے نام ڈالے گئے تھے. باقی جو مسنگ پرسنز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی مسنگ پرسنز جن کی ہم تصاویر دیکھتے ہیں، جن کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہے، اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. تو ان کی اپنی تنظیموں کی پکچرز ریلیز کرتی ہے کہ یہ ہمارا بندہ مارا گیا ہے، تو اسی بندے کی تصویر آپ کو مسنگ پرسنز کی تصویر میں بھی نظر آئے گی. سر، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی اور یقیناً ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں. حال ہی میں ہم کافی زیادہ ایسے اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں جو بھارت سے رن ہو رہے ہیں یا افغانستان سے رن ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ہی ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جیسے کہ وہ بلوچستان کو آزاد کر لیں گے یا ان کے مطابق تو بلوچستان آزاد ہو چکا ہے. میری یار بلوچ جیسے اکاؤنٹس اگر میں نام مینشن کرنا چاہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو حقیقت کیسے ہم بتائیں کہ بلوچستان میں ہر کونے کونے میں پاکستان کا جھنڈا موجود ہے، پاکستان کی فورسز آپریشنز کر رہی ہیں؟ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے، بلوچستان جو ہے پاکستان کا سر کا تاج ہے. کوئی بھی بلوچستان کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتا ہے. یہ چند ٹکے کے لیے جو ہمارے دشمنوں سے لے کر ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور جتنا پیسہ سوشل میڈیا میں خرچ کر رہے ہیں، اس سے بلوچستان نہ کبھی پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کو الگ کر سکتا ہے. اس کا مقصد صرف دو مقصدی ہے
کہ ایک پاکستان اور بلوچستان کو انریسٹ رکھا جائے, دنیا میں بدنام کیا جائے, اور بلوچستان کے نوجوانوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو اتنا پیچھے رکھا جائے, اتنا شعور کی بجائے بے شعور رکھا جائے کہ وہ ان کے نیریٹو کو میں آئیں اور تعلیم سے, شعور سے, ان چیزوں سے دور رہیں, تاکہ وہ ان دہشت گردوں کی جو اصل شکل ہے اس کو جاننے اور پہچاننے میں ان کو مشکلات ہوں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میر ضیاء اللہ لانگو صاحب وزیر داخلہ بلوچستان گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بلوچستان کے حالات کے حوالے سے آگاہ کیا. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ.